ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू 51। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 47 तक कवर कर लिया था। अब आगे चलते हैं और समझते हैं आर्टिकल 48। देखो, आर्टिकल 48 कहता है कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? जो ये भेड़ है या बकरा बकरी है, इनों की शादी करवा देना, इनको हस्बैंड दिला देना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पालन करना, है ना। जैसे अगर हम कहें कि बकरी पालन, तो गोट हस्बेंड्री। एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री में ही सारे के सारे जानवरों को इंक्लूड कर लिया जाता है जिन्हें हम पाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 48 कहता है एग्रीकल्चर पर बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, बढ़ावा देना है। अब देखो, एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ावा देंगे? तो एग्रीकल्चर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ये वहां से हल जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, तो खेत के लिए जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए रहेगा। पानी में खेत जोतना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट लगता है। सूखा खेत जोतना है तो ये हल लगता है। फिर उसके बाद अगर उसमें अलग अलग तरीके के बीज बोने के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है। जब बीज की कटाई हो, मतलब कि फसलों की कटाई हो जाए, तो उसे धान है या गेहूं है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट लगता है। फसल अच्छे से हो सके उसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उन पर हमें टैक्स नहीं लेना चाहिए। और गवर्नमेंट ऐसा करती भी है कि तुम्हें अच्छे से 6 लाख 7 लाख में, मतलब कि एक अच्छा खासा ट्रैक्टर मिल सकता है, लेकिन 6 लाख 7 लाख में तुम्हें एक अच्छी खासी 4 व्हीलर नहीं मिल पाएगी। तुम 4 व्हीलर लेने जाओगे जो लग्जरी आइटम्स में कंसिडर किया जाएगा, और तुम्हें 28% टैक्स उस पर पे करना होगा। लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे ट्रैक्टर हो, हल हो, खुदार हो, फरसा हो, फर्टिलाइजर हो, उस पर तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो क्या इस हिसाब से सरकार एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है कि नहीं देती है? देती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो लोग हैं, किसान हैं, वो सिर्फ खेती पर ही ना डिपेंड रहे, उनकी और भी आमदनी हो सके, कमाई हो सके, उसके लिए उन्हें जानवरों को पालना चाहिए। जानवरों में हो सकता है कि भेड़ पालन कर सके, बकरी पालन कर सके, गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं। गाय भैंस से हमें दूध मिल जाता है, बकरी से मीट मिल जाता है, बकरी से भी दूध मिल जाता है, भेड़ से मीट मिल जाता है, भेड़ से हमें ऊंट मिल जाता है ना। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, उन्हें बेच करके जो किसान है वो अपना इनकम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? हाँ, तो अगर हमने देखा है कि जैसे खेती से रिलेटेड अगर तुम्हें और कुछ करना रहता है तो हमें पैसा देता है नाबार्ड। नाबार्ड से हम अच्छे से खेती से रिलेटेड, या मिक्स्ड खेती कहें, जिसके खेती के साथ साथ अगर जानवरों को भी पालना है, जैसे कि बत्तख पालन वगैरह करना है, तो उसके लिए भी हम जितना भी हमें खर्चा आता है उसको हम नाबार्ड से ले सकते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में नाबार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट खेती और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देती है। आप देखो, जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और आर्टिकल में एक बात कही गई है कि गवर्नमेंट या कोई भी इंसान, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, ऐसे जानवरों को नहीं मार सकता जो दूध दे रहे हो। दूध देने वाले जानवरों को हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स की किलिंग हम नहीं कर सकते। इसमें क्या कहा है? मिल्च एनिमल्स। एक्चुअली में मिल्च एनिमल या दूध देने वालों की जगह इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल एनिमल्स की बात कही गई है। इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल एनिमल्स। ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल एनिमल्स को हम नहीं मार सके। अब जैसे मैंने कहा कि भेड़ है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है,
तो हम उसको नहीं मार सकते, एक तरीके से देखा जाए। लेकिन भेड़ से हमें मीट भी तो मिलता है, भेड़ का मीट भी बिकता है, तो वहां लोग मारते हैं उनको। बकरी होती है, बकरी से दूध मिलता है। जब किसी को डेंगू हो जाता है तो लोग कहते हैं बकरी का दूध पियो। उस वक्त बकरी का दूध कितना महंगा मिलता है कि नहीं? लेकिन बकरी से हमें मीट भी मिलता है, तो बकरी को भी मारा जाता है। गाय है, गाय से भी हमें दूध मिलता है, गाय के गोबर से फर्टिलाइजर बनता है। लेकिन जब गाय बिसुक जाती है, बिसुक जाना मतलब जब 4-5 बच्चा दे देती है, तो गाय फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और उससे दूध की जो अमाउंट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, और बाद में वो दूध देना बंद कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जो गाय रहती है वो किसानों के किसी काम के नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, उस गाय को बेच देते हैं, ठीक है। जैसे गाय है ये, अभी ये दूध देगी बढ़िया, लोग इसको खिलाएंगे पिलाएंगे और इससे जो है दूध दुहेंगे, निकालेंगे, अपना भरण पोषण करेंगे, बेच करके दूध उनसे पैसा भी कमाएंगे। लेकिन जब ये गाय दूध देना बंद कर देती है, तब वही जो गाय पालने वाला रहता है वो उसे कसाई को बेच देता है ना, कसाई को बेच देता है और कसाई उन्हें काट देता है। अब भारत में बीफ का उतना बहुत प्रचलन नहीं है, गाय भैंस के मटन को बीफ कहा जाता है, उतना प्रचलन नहीं है। लेकिन फॉरेन में बीफ का बहुत प्रचलन है। तो भारत हो या बांग्लादेश हो, बांग्लादेश बीफ के एक्सपोर्ट में भारत से कहीं ज्यादा अग्रसर है, वहां से बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। इवन हम देखें जितने भी मुस्लिम स्टेट हैं वहां पर बीफ का जो खपत बहुत अधिक है ना। तो जब भारत में कोई कसाई किसी गाय को मारता है तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल मुद्दा उभर कर आता है, लोग विरोध करते हैं, उस कसाई का विरोध करते हैं। अगर कहते हैं कि ये तो मोस्टली जो गाय वगैरह को काटने वाले या कसाई होता है, हम देखते हैं कि गरीब जो मुस्लिम फैमिलीज होते हैं वही लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भारत में हिंदू और मुसलमान को के बीच में गाय को लेकर के बहुत बड़ी लड़ाई चलने लगती है, एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट है जो हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करती है तो वो क्या करेगी कि जो गाय है, अगर गाय को कोई मार रहा है तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा, है ना, उस पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन अब एक बात सोचो, देखो, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें किसी भी रिलीजन की तरफ मूव नहीं करना रहता है, ना तो हम हिंदुत्व के बारे में इतना झुकाव रखेंगे, ना ही इस्लामिक स्टेट की तरफ झुकाव रखेंगे। हमें न्यूट्रल हो करके समझना पड़ता है कि हकीकत क्या है। क्या जो गाय है, गाय की जगह कुछ भी हो, भैंस हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, अगर उससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन बीपीएससी में कहता है कि जो प्रॉफिटेबल, इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबल नहीं है उसे तुम मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर ऐसी सिचुएशन में कोई कसाई किसी गाय को मार दे रहा है तो क्या ये गलत है? देखो, कसाई जब गाय को मार रहा है तो उससे उसको पैसा मिल रहा है, उसकी रोजी रोटी चल रही है। गाय से जब दूध आ रहा था, गोबर आ रहा था, तब हमें पैसा मिल रहा था, हमारी रोजी रोटी चल रही थी। जब गाय भी सूख गई तो हमने उसको बेच दिया, हमें उससे भी पैसा आया, हमारी और रोजी रोटी चली। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जानवर, क्योंकि देखो गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पीरियड में अगर हम देखा जाए, गुप्ता टाइम पीरियड हो या प्री वैदिक टाइम पीरियड हो, वहां पर गायों के लिए लोग एक राज्य को लूट लिया करते थे या एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक कर दिया करते थे। गाय को बचाना एक राजा का धर्म होता था। अगर कोई इंसान किसी के गाय को छोड़ करके या चुरा करके लेके चला गया तो ऐसा माना जाता था कि वो उसके कुल को लेकर चला गया। कुल मतलब जो उनका खानदान होता है, समझ लो एक तरीके से, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर चला गया, और लोग इसके लिए मारी मारा कर देते थे। फिर धीरे धीरे जब वैदिक टाइम पीरियड आता है, वहां पर गाय की और थोड़ी सी महत्व को बढ़ा दिया जाता है। गाय में ये बता दिया जाता है कि भाई इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो एक रिलीजियस मुद्दा हो जाने की वजह से भारत में सेंटिमेंट जाग जाता है, जिसकी वजह से जो फैक्ट को नहीं जानते रहते हैं उन्हें ये लगता है कि गाय को मारने वाला दुष्ट है, पापी है। लेकिन ये सोचो, गाय को जो मार रहा है उसके पास गाय पहुंची कैसे? अगर जिसके पास गाय है उसे इतना प्रेम है चीजों को लेकर के, तो गाय को अपने बेचे ही ना। गाय अगर दूध देना बंद कर दे रही तो अपने घर पे रखे, जब तक गाय मर जाएगी उसे जो कि दफना दो। तुम गाय को कसाई के पास मत जाने दो। गाय कसाई के पास जा रही है, कसाई थोड़ी पालता है गाय, वो तो काटता है खाली। उसके पास गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, सब काट देगा, उसका काम है। जैसे एक दर्जी का काम होता है सिलना, चाहे तुम किसी तरीके का कपड़ा लेकर के आओ, है कि नहीं? हाँ, तो जो लोग ये कहते हैं
गाय को मारने वाले जो मुस्लिम हैं वो बहुत दुष्ट हैं, वही गाय का मीट खाते हैं, तो ये बात गलत है। थोड़ा अच्छे दिमाग से सोचो। और ये भी सोचने वाली बात है कि भारत में गाय की क्या सिचुएशन चल रही है। हाँ, भारत में गाय की क्या सिचुएशन चल रही है। जो गाय को पालता है वो दूध निकालने के लिए उसको बड़ा बड़ा इंजेक्शन मारता है, उसके बछड़े को दूध तक पीने नहीं देता है। क्या ये गलत नहीं है? अगर इथिकल तौर से हम देखें तो ये भी तो गलत है। तुम इंजेक्शन मारते हो, वो इंजेक्शन का असर दूध तक आता है, दूध को इंसान कंज्यूम करते हैं, उन्हें तरह तरीके के डिजीज होते हैं। क्या ये गलत नहीं है? हाँ, जब ये गाय मर जाती थी या बैल मर जाते थे तो उस वक्त जब हमारे यहाँ पर भारत में उन्हें डिस्पोज किया जाता था तो उन्हें खाने वाले जो गिद्ध वल्चर हुआ करते थे, वल्चर धीरे धीरे मरते गए, भारत से वल्चर का खात्मा हो गया। क्या ये गलत नहीं था? एनवायरमेंट के लिए गलत था। तो लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं या कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि गाय को मारना गलत है, इस चीज को करना गलत है, तो उन्हें ये तर्क समझाना चाहिए कि बताओ अगर ऐसी सिचुएशन है कि गाय को मारना गलत है, हम नहीं या कोई भी गाय को नहीं मारेगा, गाय कसाई तक कैसे पहुंचती है इसका आंसर दे दो। जो गाय को पालता है वो अपने ही घर पे रखे, उसके साथ मिसबिहेव ना करे, इस बात का ध्यान रखो। जो गाय सड़कों पर घूमती हैं उनका क्या, उनके लिए गवर्नमेंट गौशाला बनवाए। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि गौशाला की ऐसी हालत होती है कि गाय वहां तड़प तड़प के मरती है, कसाई एक ही झटके में मार देता है। अगर कोई गाय है उसका पीछे का हिस्सा सड़ गया है, पैर टूट गया है, कोई देखने वाला नहीं है, कितना दर्दनाक मौत होगा उसका। इस बात पर किसी का ध्यान जाता है? नहीं। गाय बिना खाए, उसे बिना चारा मिले कुछ नहीं मिलता है, उसकी हालत ऐसी खस्ती हो जाती है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। सड़क पर पड़े कचड़े को गाय खाती है, उसमें प्लास्टिक लिप्त होता है, प्लास्टिक खा करके वो मर जाती है, इस पर कौन ध्यान देगा? तब तो रिलीजियस मुद्दा नहीं आता कि गाय माता मारी जा रही है। गायों में आने वाले डिजीज को लेकर के गवर्नमेंट ज्यादा कोई स्टेप्स लेती नहीं है। हाँ, अभी इस वक्त चल रहा है लंपी वायरस। लंपी वायरस की वजह से 1 लाख से अधिक गाय मर चुकी हैं, 10 लाख से अधिक गाय इन्फेक्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट कहाँ तक प्रोसीजर पहुंच रहा है? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, किस पर ध्यान दिया जाए? हा? फिर ये सब चीजों के बारे में हमें समझना चाहिए कि देखो यहाँ कोई भी जानवर हो, उसके लिए हमारे जो सेंटीमेंट है वो अपनी जगह है, बट इस चीज को लेकर के कभी भी दो कम्युनिटी में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सब जी रहे हैं, खा रहे हैं, सबको जीने दो, खाने दो, ठीक है। अगर किसी को साग सब्जी खाना पसंद है वो साग सब्जी खाए, किसी को मांस मच्छी खाना पसंद है मांस मच्छी खाना दो। खाना पीना ये एक एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, रहन सहन पर डिपेंड करता है, इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम किसी को जबरदस्ती समुद्र के किनारे रहने वाले इंसान को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें जो है दाल चावल ही खाना है। मर जाएगा वो बेचारा, दाल चावल कहाँ से खाएगा? पानी बूढ़ा जो कि वहां पर दाल चावल होता नहीं है। तो ये भी चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर मुद्दा उठता है कि गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसे नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए। तो भाई एक बात याद रखो, नेशनल एनिमल घोषित करने के कुछ रूल्स होते हैं। जो ऐसे जानवर जिनकी संख्या कम है और वो वल्नरेबल है, हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल एनिमल घोषित किया जाता है। पहले हमारा नेशनल एनिमल शेर हुआ करता था, लेकिन शेर से ज्यादा डिक्लाइन होने लगा बाघों की संख्या, इसलिए शेर को हटा करके नेशनल एनिमल टाइगर कर दिया गया। और टाइगर ऐसे आम सड़क पर घूमते हुए नहीं मरता है, ठीक है। टाइगर अगर सड़क पर निकल जाएगा तो जितने भी लोग हैं ना वो आसपास दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो जो नेशनल एनिमल होगा उसकी अपनी कुछ तो जो खासियत होनी चाहिए। गाय किसी भी गली कुच्ची में जा करके मर जाएगी तो क्या इससे हमारे, अगर हम उसे नेशनल एनिमल घोषित कर देंगे तो हमारे राष्ट्र की बदनामी नहीं होगी? सड़क सड़क पर जो कि उनका नेशनल एनिमल मरा हुआ मिलता है, लोग उसे काट देते हैं, उन्हें डिजीज हो जाता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, प्लास्टिक खा के मर जाती है, इससे देश की बदनामी नहीं होगी? तो याद रखना, जब भी किसी टॉपिक को लेकर के कुछ पूछा जाए तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बतानी है, न्यूट्रल रहना है। समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। आर्टिकल 48 क्या कहता है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है। इसी में आर्टिकल 48 का ए कहता है कि हमें इनके साथ साथ जो एनवायरमेंट है, 48 ए क्या कहता है? एनवायरमेंट
एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल, इन सब का हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कहता था? आर्टिकल 48 कहता है एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दो और ऐसे जानवरों की हत्या मत करो जो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होते हैं। और आर्टिकल 48 ये कहता है कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कि हम इतनी ज्यादा इंडस्ट्री लगा दें कि हमें सांस लेना दूभर हो जाए। गाड़ियों की, कार की इंजन इतना खराब बना है कि उससे निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों की जान ले ले। ठीक है। तुम्हारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से निकलने वाले पानी का ट्रीटमेंट बिना ट्रीटमेंट किए ही तुम नदियों में नहीं छोड़ सकते हो। उन सब का ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा। जंगलों की कटाई, चाहे तुम्हें जंगलों से कुछ खोद कर निकालना हो या पेड़ों की जरूरत हो, तुम जंगलों की कटाई अंधाधुंध नहीं कर सकते हो। जंगल जो होते हैं वो लंग्स माने जाते हैं इसके, ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए, है कि नहीं? क्योंकि जंगलों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेते हैं, है ना? तो इंसानों के लिए भी जंगल बहुत जरूरी है। जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए भी जंगल बहुत जरूरी है। तो हमें जंगल के साथ साथ, यानी फॉरेस्ट के साथ साथ, उसमें पाए जाने वाले शेर, चीता, भालू, जिराफ, इन सब का क्या करना है? ख्याल रखना है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में फर्क समझ में आता है? हाँ, क्या फर्क होता है? हाँ, ऐसे एनिमल जिन्हें हम पाल सकते हैं डोमेस्टिक कहते हैं, और जिन्हें हम पाल नहीं सकते, ठीक है, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। अब पालने का मतलब ये नहीं, कुछ लोग तर्क देंगे कि सऊदी अरेबिया या ऐसी जगह में लोग तो शेर, चीता भी पालते हैं। तो भाई, बड़े पैमाने पर पाला जाता है क्या? क्या पूरी दुनिया में सब लोग शेर, चीता पालते हैं? नहीं। ठीक है। लेकिन कुत्ता हर गली गली में तुमको मिल जाएगा, है ना? चाहे वो फॉरेन हो, इंडिया हो, या कहीं कोई भी देश हो, वहां पर कुत्ता सब पाल लेते हैं, तो कुत्ता डोमेस्टिक हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? आर्टिकल 48 का ए क्या कहता है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। पांडा होता है, पांडा, पांडा का प्रोटेक्शन करना है। ठीक है। कछुआ है, कछुआ का भी प्रोटेक्शन करना है। ठीक है। गैंडा है, गैंडा का भी प्रोटेक्शन करना है। हर एक चीजों का, जितने भी वाइल्ड एनिमल है, हमें उनका प्रोटेक्शन करना है। इसलिए हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को बनाया गया है। उसके तहत कई सारे गाइडलाइन दिए गए हैं कि अगर हम किसी भी जानवर की पोचिंग करते हैं, यानी शिकार करते हैं, तो हमें अलग अलग तरीके के दंड का सामना करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो हमने क्या देख लिया? आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का ए। अब आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि भारत में जितने भी नेशनल हेरिटेज है, हमें उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, समझ लेना यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, चाहे वो अजंता की गुफाएं हो, मोन्यूमेंट हम्पी हो, हुमायूं टॉम्ब हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट हो, खजुराहो का टेम्पल हो, आगरा का फोर्ट हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो जो हमारे इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ, आर्टिकल 49 क्या कहता है? बताओ, ताजमहल को किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? 49। लेकिन अगर कोई इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसीलिए इन सबको बचाने के लिए, क्योंकि ये डीपीएसपी में है ना, डीपीएसपी में तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो कोई इनका प्रोटेक्शन क्यों ही करे? तो गवर्नमेंट अलग अलग नियम कानून बनाती है और उसके लिए अलग अलग संस्थाएं बना दी जाती है कि जो उनका देख रेख करती हैं। जैसे कि अगर कोई चीजों के बारे में पता लगाना है कि अच्छा बताओ ये मंदिर था, मस्जिद था, या क्या इतिहास थी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है। उसकी देखरेख में कुछ मॉन्यूमेंट रख दिए जाते हैं जिस पर कोई छेड़खानी नहीं करता है ना, एएसआई के अंडर। उसके बाद कुछ
जो साइट होते हैं उन्हें यूनेस्को के लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को उनका प्रोटेक्शन करना एक जिम्मेदारी बन जाती है। लोगों के साथ साथ किसी पर्टिकुलर देश के साथ साथ दुनिया भी उसे प्रोटेक्ट करती है। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो आर्टिकल 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। आगे बढ़े, ओके। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। आर्टिकल 50 कहता है, आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या कहता है? ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड जुडिशरी। अब देखो इसका मतलब समझो, जैसे ये पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है कि अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ठीक है। कोई अगर क्राइम करता है तो उसे पकड़ना और उन्हें जज के सामने पेश करना। क्या पुलिस डिपार्टमेंट ये कर सकती है कि इसे पकड़ के क्या सजा देना है, क्या नहीं करना है, ये काम कर सकती है पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट सजा नहीं दे सकती है। पुलिस का काम है सिर्फ चोर है तो चोर को पकड़ना और उसे जज के सामने पेश करना। क्या सजा देनी है क्या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? जज, ठीक है, जज डिसाइड करेगा। इसीलिए कहा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट में एक जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मतलब कि जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को अलग रखना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है तो कंपनी में एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाओ जो किसी भी मामले की देखरेख करे। अगर जैसे कि किसी महिला को किसी ने छेड़ दिया तो पहले वो महिला जाकर के कहाँ कंप्लेन करेगी, तो उसका कंप्लेन रजिस्टर करने वाला कोई इंसान होना चाहिए। अब वो कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद उसके आगे क्या कार्यवाही करनी है, कोई दोषी है नहीं है, उसे कंपनी से फायर करना है नहीं फायर करना है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, हम उसे ही अगर जुडिशरी का भी पावर दे देंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर घोटाले बढ़ने लगेंगे, कोई लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी उठा करके जेल के अंदर डाल देंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो आर्टिकल 50 कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टेट में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखना है। जैसे ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी ये चीजों को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जब ये चोर को लेकर के जाते हैं कोर्ट में, इसको थोड़ा रिमूव करता हूं, जस्ट गिव मी सेकंड। जब ये चोर को लेकर जाते हैं कहां पे? कोर्ट में। तो कोर्ट में बैठा जज, कोर्ट में बैठा जज उन्हें सजा सुनाता है, यानी इसे हम कहेंगे जुडिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, जुडिशियल डिपार्टमेंट। तो हर स्टेट में एक पुलिस डिपार्टमेंट होती है, हर स्टेट में एक जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है ना। अगर ऐसा समझो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट थी जिसका काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना, अगर उसे ही हम लोग जुडिशियल डिपार्टमेंट वाला भी कारभार दे देंगे कि ठीक है तुम जिस क्रिमिनल को पकड़ना अपने अकॉर्डिंग सजा दे देना, तब यहाँ पर लोगों के जो राइट्स हैं उसका वॉयलेशन होने लगता है। कैसे? मान लो किसी पुलिस वाले का झगड़ा किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ चल रहा है, वो उसे किसी भी झूठे केस में फंसा करके पकड़ के कह देता फांसी, मर गया हो तो बेचारा, है ना, पकड़ के कह देता 10 साल की जेल, मर गया हो तो बेचारा। और फिर अगर ऐसा जब होने लगता तो लोग बड़े पैमाने पर घूस देने लगते। किसी की औकात है वो किसी जज को घूस दे सके? है? सलमान खान ने गाड़ी चढ़ाई थी, उनको कोर्ट ने बुलाया था, क्या सलमान खान के पास पैसे नहीं थे? है? तो अगर सलमान खान के पास इतने पैसे थे तो उन्होंने क्यों नहीं जज को घूस दिया, क्यों नहीं अपनी सजा को माफ करवा लिया, क्यों नहीं कोर्ट आने से बच गए? क्यों? वही चीज अगर पुलिस में देखे तो क्या सलमान खान ने पुलिस को कुछ भी केस लिखने के लिए या अलग अलग चीजें बनाने के लिए पैसे नहीं दिए होंगे? क्या पुलिस वालों ने पैसे नहीं खाए होंगे? खाए होंगे। तो अगर ये जुडिशियल का काम पुलिस वालों को दिया जाता तो क्या सलमान खान एक बार भी
पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक आते हैं? नहीं आते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी एंट्री मारती है तो उन्हें भाग करके कहाँ आना पड़ता है? कोर्ट में, क्योंकि वहां पर उनको पता है कोर्ट में जज बैठा है। प्राइम मिनिस्टर को की बात नहीं सुनता तो मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ? जज को घूस देना आसान नहीं है। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग क्यों रखने के लिए कहा गया है, ये आइडिया क्लियर हुआ? ओके, ये कौन से आर्टिकल में कहा हुआ है? आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50। अब आते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहता है कि भारत को या किसी भी स्टेट को इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना है। 51 क्या कहता है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस, ठीक है, राष्ट्रीय शांति को मेंटेन करके रखना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में जो इमरान चाचा है वो कुछ भी जो है वो बयान देते रहते हैं, यूएसए ने हमारी गवर्नमेंट गिरा दी है, यूएसए के सब दल्ले बन गए हैं, नई गवर्नमेंट यूएसए की वजह से बनी हुई है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन को खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए भारत में कहा गया है आर्टिकल 51 में कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, राज्यसभा, मतलब उसमें राज्यसभा लोकसभा हो, या कोई डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, जैसे कोई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या बीसीसीआई, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस में कोई प्रॉब्लम आए। हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि इंटरनेशनली पीस बना रहे। और अगर कभी डिस्प्यूट होता है दो देशों के बीच में तो हमें एक मीडिएटर का काम करना चाहिए, जैसे रसिया और यूक्रेन में, ठीक है, रसिया एंड यूक्रेन का जब ये वॉर चल रहा था तो अभी मोदी जी गए थे समिट में और वहां पर उन्होंने क्या कहा पुतिन को, भाई देखो झगड़ा वगड़ा मत करो, ये लड़ाई झगड़ा का टाइम पीरियड नहीं है ना। तो क्या करवाने की कोशिश करते हैं? भारत हमेशा यही चाहता है कि दो देशों के बीच में इंटरनेशनली पीस मेंटेन रहे। ये कहाँ का है? आर्टिकल 51 में। और पीस को दिखाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कबूतर यानी पिजन्स होते हैं वो पीस के प्रतीक होते हैं। इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हर अपने जन्मदिन पर कबूतर को उड़ा दिया करते थे। कबूतर उड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि उनको कबूतरों से बहुत लगाव था, वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत एक शांति प्रिय देश है, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी लोगों को जीने दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आर्टिकल 51 क्लियर हुआ। आर्टिकल 51 क्लियर, ओके। बताओ हमने क्या क्या आर्टिकल पढ़े? आर्टिकल 48 क्या कहता है? एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है। इकोनॉमिकली जो प्रॉफिटेबल जानवर है उनकी हत्या नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद उसी में आर्टिकल 48 का ए क्या कहता है? हमें एनवायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, आगे बताओ आर्टिकल 49 क्या कहता है? नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज, हेरिटेज। आगे 50 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को सेपरेट रखना है, ठीक है, सेपरेट रखना है। और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस, यानी पीस को मेंटेन रखना है, पीस को मेंटेन रखना है। और जब भी जरूरत पड़े हमें मीडिएटर का काम करना है पीस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे डीपीएसपी के आर्टिकल समझ में आए? बहुत बढ़िया। अब देखो इसी डीपीएसपी में से ना कुछ सवाल आते हैं, ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो सोशलिस्ट है,
गांधीयन विचारधारा के हैं या लिबरल विचारधारा के हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट थॉट, गांधीयन, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, लिबरल। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो आर्टिकल सोशलिस्ट में है वो गांधीयन में नहीं हो सकता, या जो गांधीयन में हो लिबरल में नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हमें तीनों में कॉमन मिल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो सिर्फ सोशलिस्ट में आएंगे, सिर्फ गांधीयन में आएंगे और सिर्फ लिबरल में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 है, उनके बीच में हमें कैटेगराइजेशन करना रहता है। तो तुम बता सकती हो कि सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? जो समाज की भलाई के लिए किया जाए। ठीक है, समाज की भलाई के लिए किया जाए। इवन हम देखें तो गांधीयन विचारधारा भी काफी हद तक सोशलिस्ट विचारधारा से मैच करती है ना। और लिबरल की बात करते हैं तो जो किसी भी रिलीजन धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, है ना, न्यूट्रल होते हैं, जो जो सारे, हाँ, फ्री टाइप में होते हैं, सारे धर्मों का जो है मान सम्मान करते हैं, किसी को ऐसा नहीं कहते कि तुम बुरे या मैं बुरा। ठीक है, तो अब हम लोग उसमें से कुछ कुछ आर्टिकल्स को निकालते हैं। जैसे सामाजिक में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आर्टिकल 38, सीधा सीधा आर्टिकल 38 बताओ, क्या वो गांधीयन या लिबरल में जाएगा? हाँ, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि वेलफेयर, तो पब्लिक वेलफेयर मतलब सोशलिस्ट में जाएगा, तो आर्टिकल 38 इसमें आ जाएगा सीधा। उसके बाद हम अगर गांधीयन में बात करें तो गांधीयन में सीधा सीधा हम देखते हैं पंचायत, है ना, तो पंचायत 40 इसमें आ जाएगा। और लिबरल में बात करेंगे तो लिबरल में तो भूलना ही मत, यूसीसी 44, क्योंकि एक लिबरल इंसान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकता है ना, यूसीसी। तो ऐसे जैसे 3 आर्टिकल हमको दिख गए कि जो इसी में हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा आर्टिकल 38, 44 और 40, बताओ ये किस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट या लिबरल। तो तुम्हें जब आइडिया रहेगा इन सब टर्मिनोलॉजी का तभी तो कर पाओगे, और उस टर्मिनोलॉजी के आइडिया के साथ साथ तुम्हें हर आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद और इसमें हम देखेंगे तो सोशलिस्ट में आते हैं। सोशलिस्ट में हमें आर्टिकल 39 और 39 का ए भी इसमें देखने को मिल जाएगा। बताओ आर्टिकल 39 क्या कहता है? फ्री लीगल एड। और 39 क्या कहता है? 39 इक्वल वेजेस फॉर सेम वर्क। तो बताओ ये समाज की बढ़ोतरी के लिए कह रहा है कि नहीं, समाज में इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, है ना। हेलो, हाँ, समाज में इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, इसी चीज के बारे में कह रहा है ना। तो इसीलिए 39 और 39 एक इसमें आ जाएंगे, सोशलिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद कहता है 41 भी क्या कहता है, कुछ दशाओं में, है ना, यानी कि समाज का ध्यान रख रहा है, समाज के लोगों का ध्यान रख रहा है कि भाई उनके जितने भी स्पेसिफिक कंडीशंस है उनमें उनको हेल्प दी जाए। तो 41 हो सकता है, 42, 43, 42, 43, है ना। द म न याद है कि नहीं, द म न, है ना, द म न। तो ये 41, 42, 43 इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसी में आ जाएगा। उसके बाद 45 क्या कहता है, 45 भी इसी में आ जाएगा, 45 भी इसी में आ जाएगा। आर्टिकल याद रहे है कि नहीं याद है आर्टिकल्स? एक काम देखो, इसको, हाँ, तुम ना इसको ऐसे अगर तुम सोचोगे कि मैं एक एक आर्टिकल याद कर लूं तो ये नहीं कर सकते। तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट से कौन सा सोशलिस्ट में आ रहा है और कौन सा गांधीयन में आ रहा है, कौन सा लिबरल में। लेकिन कुछ है जिन्हें तुम्हें एकदम श्योरली याद ही रख लेना, जैसे आर्टिकल 40 गांधीयन में, 44 लिबरल में, आर्टिकल 38 गांधीयन इसमें, सोशलिस्ट में। ये तो एकदम रट ही लेने हैं, ये सब रहेंगे। उसके बाद और चीजें हम देखेंगे तो गांधीयन में और क्या कहता है कि जैसे गांधी जी
भी कहते थे कि जो समाज है, समाज में दारू वारू नहीं पीना चाहिए, तो आर्टिकल 47 है ना, अल्कोहल पर बैन लगाना, ड्रग्स नशीली चीजों पर बैन लगाना, आर्टिकल 47 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 48 क्या कहता है? 48 एग्रीकल्चर, यानी जो गांधी थे वो गांधी थे वो भी गांव को सपोर्ट करते थे। ठीक है, गांधी गांव को सपोर्ट करते थे, ये भी गांधीयन विचारधारा में आ जाएगा। ये सोशलिस्ट में भी आ जाएगा कि समाज की विचारधारा को अगर हम देखेंगे कि भाई समाज को कैसे बढ़ाना है, तो वहाँ के जो गांव है उनको भी अच्छे से डेवलप करना चाहिए हमें, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसमें देखेंगे लिबरल में, तो लिबरल में हमको आर्टिकल 44, 45, ठीक है, 45। उसके बाद हम देखेंगे तो लिबरल आदमी ही जो है इसकी बात करता है, गांव को डेवलप करने की बात करता है। तो 48 का ए, ठीक है, एनवायरमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद 49, 50, 51, ये सारी की सारी चीजें लिबरल वाले कॉलम में पूरी तरीके से फिट बैठती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में